दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी शासन व्यवस्था को समझने वाले हैं जो सदियों पुरानी तो है, लेकिन आज के समाज के लिए भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए सीधे चलते हैं मुंडा जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था की दुनिया में, जो असल में उनकी संस्कृति और सामाजिक बनावट की आत्मा है। देखिए, किसी भी सिस्टम को समझने के लिए पहले उसके लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो सबसे पहले हम मुंडा लोगों की जड़ों और उनकी पहचान की पड़ताल करेंगे, ताकि हम उनकी पृष्ठभूमि और उनकी जो समृद्ध सांस्कृतिक पहचान है उसे अच्छे से जान सकें। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलें तो माना जाता है कि मुंडा जनजाति लगभग 600 ईसा पूर्व झारखंड पहुंची थी। पर सवाल यह है कि वे आए कहां से थे। इस पर इतिहासकारों में दो मेन थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो उन्हें सीधे तिब्बत से जोड़ती है, जबकि दूसरी एक बहुत लंबी यात्रा की कहानी बताती है। वो कहती है कि कैसे आर्यों के दबाव में मुंडा लोग भारत के दक्षिण पश्चिम से चले, फिर मध्य प्रदेश में कुछ समय रुके और आखिर में झारखंड को अपना घर बनाया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? मुंडा जनजाति इस इलाके में राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली पहली जनजाति थी। उन्होंने सिर्फ यहाँ बसेरा नहीं किया, बल्कि सुतिया नाखंड नाम का एक पूरा संगठित राज्य स्थापित किया। उनके जो शासक थे वो सुतिया पाहन कहलाते थे और राजधानी थी सुतियाम्बे। सोचिए सरा, उस जमाने में उन्होंने अपने साम्राज्य को 7 किलों और 21 परगनाओं में बांटकर व्यवस्थित किया था। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि आज ये जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में ही रहती है। अच्छा, उनकी पहचान सिर्फ उनके इतिहास तक ही नहीं है। मुंडा शब्द का भी अपना एक गहरा मतलब है। वैसे तो इसका मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति, लेकिन जब शासन की बात आती है तो इसका मतलब हो जाता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। अगर हम एथनिक तौर पर देखें तो ये जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से है और उनकी जो भाषा है वो है मुंडारी, जिसे वे खुद बड़े प्यार से होड़ो जगर कहते हैं। तो अब जब हमने उनके इतिहास को थोड़ा जान लिया है, तो आइए अब मुंडा समाज की नींव को समझते हैं। हम उनके कुलों से लेकर जनजातीय बंटवारे तक उनके समाज के उन बेसिक ढांचों का पता लगाएंगे जिन पर उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। मुंडा समाज का जो बेस है वो है गोत्र व्यवस्था, और वे इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंडा जनजाति में कोई 10-20 नहीं, बल्कि पूरे 340 अलग अलग गोत्र या कुल हैं। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इन कुलों के नाम सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जैसे पेड़, पौधे, जानवर और पक्षी। ये दिखाता है कि उनका प्रकृति के साथ कितना गहरा एक आध्यात्मिक रिश्ता है। इस जनजाति के अंदर भी बंटवारा है। सोम सिंह मुंडा की एक किताब है मोनोग्राफ मुंडा। वो हमें बताती है कि मुंडा जनजाति आगे चलकर 13 उप शाखाओं में बटी हुई है। इनमें से 2 शाखाएं खास तौर पर जानी जाती हैं। एक है सबसे बड़ी शाखा महली मुंडा और दूसरी है एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी शाखा कंपट मुंडा। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, मुंडा शासन की वो पारंपरिक 3 लेवल वाली बनावट जो उनके पूरे समाज को एक सिस्टम में बांधती है। मुंडा शासन व्यवस्था को आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं, जिसके 3 लेवल हैं। सबसे नीचे बेस पर है हातू, मतलब गांव की अपनी पंचायत। फिर जब कई ग्राम पंचायतों को मिला दिया जाता है तो बनता है पट्टी, और इस पूरे स्ट्रक्चर के टॉप पर सबसे ऊपर है पढ़ा पंचायत, जो कई पट्टियों से मिलकर बनती है और इसे मुंडाओं की सबसे बड़ी कार्यकारी शक्ति माना जाता है। तो सवाल ये है कि इस 3 लेवल के स्ट्रक्चर को चलाता कौन है? अब जब हमने ढांचा तो समझ लिया है, तो चलिए अब मुंडा व्यवस्था के अंदर के उन खास प्रशासनिक पदों और उनके जरूरी कर्तव्यों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो गांव के लेवल पर यानी हातू में जो हेड होता है उसे मुंडा या हातू मुंडा कहा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, मतलब ये वंशानुगत है। इस मुंडा की मदद के लिए एक डकुआ होता है। अब जब हम अगले लेवल पर यानी पट्टी पर जाते हैं तो वहां का जो हेड होता है उसे मानकी कहते हैं। अब आते हैं सबसे ऊपर। पदानुक्रम के टॉप पर होता है पढ़ा पंचायत का प्रमुख, जिसे पढ़ा राजा की उपाधि दी जाती है। लेकिन राजा अकेले शासन नहीं करता, उनकी मदद के लिए 5 वंशानुगत सहायकों की एक पूरी काउंसिल होती है। पहले हैं दीवान, जो मंत्री की तरह काम करते हैं। फिर ठाकुर, जो पढ़ा पंचायत के सहायक होते हैं। फिर पांडे, जो सारे दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स का हिसाब किताब रखते हैं। और आखिर में आते हैं कर्ता और लाल, जो सभा के पार्षद के तौर पर सलाह देते हैं। चलिए अब जरा इन बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी समझ लेते हैं। गांव का जो मुंडा या हातू मुंडा होता है, जिसका पद खानदानी है, उसके अपने गांव में 3 मेन काम होते हैं: रेवेन्यू इकट्ठा करना, झगड़ों को सुलझाना और गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना।
और मजे की बात यह है कि अगले लेवल पर जो मानकी होता है उसकी भी बिल्कुल यही जिम्मेदारियां होती हैं, बस उसका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन जो पढ़ा राजा का रोल है ना, वो बाकी पदों से काफी अलग है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि उनका चुनाव होता है, ये पद वंशानुगत नहीं होता। एक और अनोखी बात, उन्हें कोई रेवेन्यू नहीं मिलता, जो शायद उनकी निष्पक्षता को दिखाता है। उनकी मेन जिम्मेदारियां होती हैं बड़े और पेचीदा मामलों को सुलझाना, जैसे कि सीमाओं का विवाद, आपसी झगड़े और पढ़ा पंचायत के अंदर के दूसरे विवाद। अच्छा, इन मुख्य भूमिकाओं के अलावा भी इस सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए कई और महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। जैसे कानून और व्यवस्था के लिए हैं दारोगा, जो सभा की कार्यवाही को कंट्रोल करते हैं, और बरकंदाज, जो गांव के सिपाही होते हैं। फिर धार्मिक मामलों के लिए पाहन हैं, जो गांव के धार्मिक नेता होते हैं, और उनकी मदद के लिए पुजारी या पनभरा होते हैं। और कम्युनिकेशन के लिए है महतो, जो पाहन के सहायक तो होते ही हैं, साथ ही एक संदेशवाहक का जरूरी काम भी करते हैं। देखिए, किसी भी समाज का शासन सिर्फ पदों और नियमों से नहीं चलता, बल्कि उन जगहों से भी चलता है जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं, त्योहार मनाते हैं और बड़े फैसले लेते हैं। तो आइए मुंडा सामुदायिक जीवन के इन मुख्य सेंटर्स को देखते हैं। मुंडा समाज में 3 जगह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली है अखाड़ा। इसे आप गांव का कम्युनिटी सेंटर समझ लीजिए, जहां पंचायतें बैठती हैं और शाम को गांव के नौजवान नाच गाने के साथ जिंदगी का जश्न मनाते हैं। दूसरी है सरना। ये गांव की पवित्र जगह है, जिसे गांव के देवता का घर माना जाता है। और तीसरी है सासन, जहां वे अपने पूर्वजों को सम्मान के साथ दफनाते हैं, जो उनकी अपनी जड़ों से जुड़ाव को दिखाता है। अब इस शासन व्यवस्था को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी भाषा को भी समझना होगा। तो चलिए कुछ ऐसे जरूरी शब्दों को जानते हैं जो मुंडा शासन प्रणाली का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। चलिए कुछ मेन शब्दों को देखते हैं। हुड़ोको, ये वो शब्द है जिसे मुंडा लोग खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। खूंट का सीधा सा मतलब है परिवार या कुल। और खूंट कट्टी भूमि, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये वो जमीन है जिसे मुंडाओं ने खुद जंगलों को साफ करके खेती करने और रहने के लायक बनाया था। चलिए इस शब्दावली को आगे बढ़ाते हैं। खोटा कट्टीदार उस व्यक्ति को कहते हैं जो खोटा कट्टी भूमि को तैयार करता है। गितियोड़ा मुंडा जनजाति का यूथ डॉर्मेट्री या युवा गृह है, जो एक तरह का पारंपरिक सीखने सिखाने का सेंटर होता है। किली उनके गोत्र को कहते हैं। सासनधीरी का मतलब है समाधिशिला, जो पूर्वजों की याद में लगाई जाती है। भूतखेता वो जमीन है जो पाहन को दी जाती है, ताकि वो पूजा पाठ करके लोगों को बुरी आत्माओं से बचा सके। और आखिर में है डाली कटारी। ये पाहन को धार्मिक कामों के लिए दी जाने वाली टैक्स फ्री जमीन होती है। और अब आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। मुंडाओं जैसी वंशानुगत लेकिन साथ ही वैकल्पिक यानी इलेक्शन वाली और कई लेवल्स वाली शासन प्रणाली के जो सिद्धांत हैं, वो सामुदायिक नेतृत्व और न्याय पर हमारी आज की चर्चाओं को किस तरह एक नई दिशा दे सकते हैं।